अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 24 दिसंबर 2018 को नैब के अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और इसी कैद की सजा पर नाअहल पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वतन वापसी के बाद ये तीसरा केस है जिसमें नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हुए हैं। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में भी नैब कोर्ट की सजा कलअदम करार दे चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस नैब की जानिब से वापस लेने पर खत्म कर दिया गया और आज अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस भी खत्म हो गया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि नवाज शरीफ भी बारहा ये कहते रहे कि ये केसेस सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ थे और दिखाई भी ये दे रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ही थे। आज वक्त ये बात साबित कर रहा है कि इन केसेस में कोई जान नहीं थी और ये रेत की दीवार की तरह पल भर में ज़मीन बोस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनको गलत सजा सुनाने वालों और आलाकार बनने वालों का भी एहतसाब होगा। क्या नैब से भी कोई बाज़ पुरुष होगी जो अदालतों में कोई भी बात साबित नहीं कर पाए और सबूत के तौर पर फोटोकॉपीज और टीवी इंटरव्यूज का सहारा लेते रहे? यह सवाल नवाज शरीफ से मुतालिक भी है कि जब से वो मुल्क वापस आए हैं उन्होंने अपने पहले खिताब और इसके बाद कई मकामात पर यह बात दोहराई कि वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। क्या अब अदालतों से सुरखरू होने के बाद भी वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करेंगे या फिर गलत सजा सुनाने वालों और उनके आलाकार बनने वालों का भी एहतसाब मांगेंगे? अब मामलात को अल्लाह पर छोड़ने वाले नवाज शरीफ और उनकी पार्टी 7 बरस तक अवाम के सामने एक ही बात दोहराते रहे कि उनके खिलाफ बनने वाले तमाम मुकदमा झूठे, मन घड़त और इंतकामी थे। लेकिन आज जब वक्त ने साबित किया कि मुकदमात बोगस थे तो इन बेबुनियाद मुकदमात कायम करने वालों को कटहरे में लाने से डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून किस तरह इन मुकदमात को बोगस करार देती रही, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में आज वकील ने भी कहा है, कभी भी इस हुकूमत के सामने दरखास्त नहीं देंगे जिस हुकूमत ने मुल्क भी तबाह किया है और उनके साथ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ रवा रखी हैं। नाइंसाफी और जो जुल्म है वो चलता रहे। नाइंसाफी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन इसकी जो गूंज है, इसकी जो इसको पे करना पड़ता है वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होता। वो इस दुनिया में भी चलता है, वो आखिरत में भी चलता है, वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ दोनों केसेस में कोई सबूत नहीं है। किसी कानूनदान को दिखा दें, पूरी दुनिया हंसती है कि आपके मुल्क में किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। नवाज शरीफ आज अपने खिलाफ तमाम केसेस से बरी तो हो गए हैं, लेकिन एक सवाल बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है कि क्या वो सियासी अमल के लिए भी अहल हो चुके हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मामले पर पहले ही केस जनवरी में समाअत के लिए मुकर्रर है। क्या नवाज शरीफ महज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अहल हो चुके हैं या अभी उन्हें अहल होने के लिए मजीद इंतजार करना होगा? इस सादा से सवाल का जवाब लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सहाफ़ी इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये सादा सा सवाल आपके सामने रखेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रेफरेंस में बरी हो गए नवाज शरीफ साहब। एक और केस था, मतलब 3 केसेस हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब को बैक टू बैक रिलीफ मिला है, लेकिन एक सवाल बदस्तूर बरकरार है कि क्या वो प्रैक्टिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो पाएंगे, वो इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे इसके बाद? राइट ऑफ अपील देना था आर्टिकल 184(3) में, तो एक सिंपल लेजिस्लेशन पार्लियामान में की गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है, गो के 2 आराम मौजूद हैं। एक ऐसा धड़ा है, ऐसी राय रखने वाले लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, तो ये ताहियात नाअहली है, इसे आप आम कानून साजी के जरिए इस अदालती फैसलों को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है, उसमें जो नाअहली के मयाद है उसको 5 साल कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्सेप्ट कर रही है और फुल कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अक्सरियत के साथ कि आप आर्टिकल 184(3) में उसमें राइट ऑफ अपील दे सकते हैं, तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर जो एक खला मौजूद था, एक वैक्यूम मौजूद था कि आर्टिकल 62(1)(f) में कोई नाअहली की मयाद नहीं दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन की कि कहा गया कि ये ताहियात नाअहली है। 25 जनवरी को ये समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, यानी अभी रास्ते में एक रुकावट तो फिर भी हायल है कानूनी तौर पर कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो गए हैं। एक रुकावट तो रहेगी रास्ते में। नहीं, एक इब्हाम है, एक इब्हाम मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी क्लियर हो जाएगा, उससे पहले भी क्लियर हो सकता है। वो एंगल ये है कि जब ये आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ बरी हो गए, इससे पहले एवनफील्ड में बरी हो गए, फ्लैगशिप में तो उनकी कन्विक्शन थी नहीं
जज अरशद मलिक महरून ने उनको बरी कर दिया था। अब ये होगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो मियां नवाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे वहां पर अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो मुखालिफ कैंडिडेट होगा उनके नॉमिनेशन पेपर को इसी बेस पे चैलेंज करेगा कि ये तो आर्टिकल 62 इन पे लगा है, ये ताहयात नाहल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इस पर रिटर्निंग ऑफिसर को कोई फैसला लेना होगा। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है, अब ये तीनों केसेस के अंदर मियां साहब का एक्विटल हुआ है, नैब की कमजोरी जाहिर हुई है या नैब का किरदार बड़ा मशकूक रहा है, इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर कि नैब की तरफ से क्या इसमें कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया? ऑल्दो ये तो कहा गया, कोर्ट से इस्तदा की गई कि इसको रिमांड बैक कर दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक नहीं किया, लेकिन नैब ने भी तो उस तरह से इसको परसू नहीं किया इन केसेस को। तो क्या समझा जाए कि हवाओं का रुख मियां साहब की फेवर में, इसलिए इदारे भी उस तरह से इसका स्ट्रांग या प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर रही? देख रेहान साहब, आप इसको जो फैसला नवाज शरीफ के हक में है इसे आज के दिन के तनाजर में न देखें। आप ये देखें कि जब ये फैसले सुनाए गए थे, एवन पील का फैसला सुनाया गया था, उस वक्त क्या बातें होती थी। सहाफी बताते थे, कानूनी माहिरीन बताते थे कि आमदन से ज्यादा असासाजात के जुर्म में एवन पील में सजा तो सुना दी गई, लेकिन वो जो एक तज्जिया था, जो एक क्वांटिफाई करना था नैब के इन्वेस्टिगेशन टीम ने कि जो इल्जाम आपने लगाया कि आमदन से ज्यादा आपके असासे हैं, तो कहां पे क्वांटिफाई किया गया कि नवाज शरीफ के असासे कितने थे और उनके असासे जो ज्यादा हैं वो कितने मालियत के हैं। ये तो उस वक्त ही बातें हो रही थी कि जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, एपलेट फोरम में जाएगा, ये जो फैसले हैं ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त ये बातें होती थी कि ये फोटो कापियां हैं, फोटो कापियां जो है उसके ऊपर एतराज जो है वो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया गया था कि फोटो कापियां कैसे एक्सेप्ट हो सकती हैं। ऑब्जेक्शन के साथ उनको एक्सेप्ट करके एक आप यूं समझें कि प्रिजम्पशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये सारी कन्विक्शन जो है वो सुना दी गई। आज अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर से क्या पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, जो नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दी आप उसको छोड़ दें, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप ये साबित कर सकें जो आपका इल्जाम है अल अजीजिया के रेफरेंस में कि नवाज शरीफ इन जो अजीजिया स्टील मिल है उसके मालिक हैं, उसके बाद उसको फरोख्त किया गया, फिर हिल मेटल बनाए गए, उसका मालिक आपने कैसे बनाया। और ये भी आप साबित करें, जब 9A5 का आपने एलिगेशन लगाया है तो इसमें आपने ये भी साबित करना है कि अल अजीजिया स्टील मिल लगने के लिए पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया और कितनी मालियत के साथ लगाई गई, नवाज शरीफ के नोन सोर्सेज क्या थे, कि आपने ये भी क्वांटिफाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट में अल अजीजिया केस की समाअत आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, इस दौरान नैब किसी भी तौर पर नवाज शरीफ को दी गई सजा को डिफेंड नहीं कर पाया और ना ही नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात को साबित कर सका है। आज नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि वो सिर्फ एक नुक्ते ज़ेर कफालत के मामले पर बात करना चाहते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब ने नवाज शरीफ की ज़ेर कफालत मुतालिक कुछ साबित किया है। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इस्तगासा के जो गवाहान है वाजिद ज़िया, जो स्टार गवाह है, उसने एतराफ़ किया था कि ज़ेर कफालत से मुतालिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब ने कोई सबूत दिया कि अपील कुनिंदा के ज़ेर कफालत कौन थे। अमजद परवेज ने कहा कि बेनामी की तारीफ से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर कहा गया कि इन शवाहिद की बुनियाद पर सबूत नवाज शरीफ पर मुंतकिल हो गया है। नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज की दायर करदा मुतफर्रिक दरखास्तों पर इन्हिसार किया गया। अगर इन मुतफर्रिक दरखास्तों को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ स्टील मिल के कभी मालिक रहे हों। जिन मुतफर्रिक दरखास्तों पर ट्रायल कोर्ट ने इन्हिसार किया उनको अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि अगर इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम हो तो शरीक मुलजिम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया और हिल मेटल दो प्राइम इल्जामात हैं। ये बताइए कि अल अजीजिया कब लगी, कैसे लगी। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप प्रोसिक्यूटर थे, बताएं आपके पास क्या शवाहिद थे, आप बताएं कि आपने किस बुनियाद पर बारे सबूत मुलजिम पर मुंतकिल किया। कोई रिकॉर्ड पर सबूत तो होगा, कोई गवाह मौजूद होगा, निशानदही करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई। SCCP, स्टेट बैंक और FBR के गवाहान अदालत में पेश हुए। ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है। पाकिस्तान में मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए, बैरून मुल्क शवाहिद के हुसूल के लिए MLA लिखे गए। इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप ये बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आप इनका ताल्लुक केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत से मुताल्लिक कोई दस्तावेज तो होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मौके पर कहा कि वो एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। आखिरी समाअत पर आपने कहा था कि फैसला दोबारा तहरीर करने के लिए ट्रायल कोर्ट रिमांड किया जाए। हमने अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। आप इस अपील पर मेरिट पर दलाइल देकर सजा बरकरार रख सकते हैं। नैब वकील ने कहा कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा की थी। जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने
और उसके नौकरी से बरतरफ होने के बाद इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का यह फैसला मुतासिबाना है। इस मौके पर नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने की एक बार फिर इस्तदा कर दी। ताहम अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद की और नैब की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद केस मेरिट्स के ऊपर सुना गया और मेरिट्स पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में बरी करार दिया है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज तीसरे केस में भी बाइज्जत बरी हो गए हैं। लेकिन जाहिर है एक रुकावट अभी तक हायल है, वो प्रैक्टिकली अहल है, इंतखाबात लड़ने के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत होनी है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये विंडिकेट हो गए हैं। वो जो इल्ज़ामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगाया करती थी कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है, ये साबित हो गया कि इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। अब जिन्होंने आपको इंतकाम का निशाना बनाया या आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, उनके एहतसाब का मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आज ख़बर है और बड़ी खुशी की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो झूठे केस बनाए गए थे और जो झूठी सज़ाएँ दी गई, आज वो बरी हो गए और कोर्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन सबूत नहीं दे सके। खुला नैब के पास कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था कि वो अपने डिफेंस में कोई बात कर सके और ये बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने केस बनाए थे उनके ख़िलाफ़ क्या, ये तो प्योरली देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने यहाँ मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ता हूँ। तो मियां साहब की तो अब प्योरली उनका प्रीरेगेटिव है, ये मैं तो उनके जवाब नहीं इस बात का दे सकता। और मैं समझता हूँ कि मियां साहब पूरी नून लीग एक बयानिया बनाते रही है ना सर, तो आप सजेस्ट तो करेंगे कि क्या मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए या फिर और इस पर मट्टी डाल देनी चाहिए, फाइलें बंद कर देनी चाहिए, इसको रीओपन करना चाहिए और एहतसाब का बयानिया बनाना चाहिए? नहीं, मियां साहब के खिलाफ झूठे केस थे, फैसला हो गया। अब प्योरली मियां साहब का अपना डिस्क्रिशन है ना, वो जो फैसला करें हम उनके साथ हैं। ये तो मामला तय हो गया कि केसेस सारे बेबुनियाद थे और किसी किस्म का कोई इसमें जवाब नहीं था। तो ये आज बात का दूध और पानी का पानी हो गया और सामने खुली अदालत में मुकदमा चला और प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं, लेकिन तो वो लोग जिन्होंने देखिए ये मामला इतना आसान नहीं है ना कि मियां साहब पे छोड़ दे। टैक्स पेयर का पैसा जाया हुआ है, जीआईटीज बनी और कई वॉल्यूम्स लिखे गए, प्रोसिक्यूशन हुई इसकी और फिर जाहिर है कोर्ट के अंदर समातें हुई, 150 से जायद जो है वो पेशिया मियां साहब भुगतने के लिए गए। तो ना सिर्फ वक्त जाया हुआ है बल्कि पैसा भी जाया हुआ है। तो क्या इतना आसान है कि आप कहेंगे ठीक है इस फाइल को बंद करें और अल्लाह ताला की बारगाह में भेज दें, इसको रीओपन ना करना, पूछे कि ये किसकी वजह से हुआ है, हु वाज मोर रिस्पॉन्सिबल? देखिए मैं आपको बताऊं, ये नैब का जो हमारा इदारा है ना, इसने क्या साबित किया अभी तक ही। मैं खुला इस वक्त भी, आज भी आप जो पैसा ज़ाया करने की बात कर रहे हैं, इस वक्त 7,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है और मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, अंडर इन्वाइसिंग हो रही है। क्या कर रही है नैब के जिम्मे? ये काम था। 100 अरब रुपए तो साल में वसूल नहीं होते, 7,000 नहीं, बट शेख साहब इस केस में नैब रिस्पांसिबल है या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट रिस्पांसिबल है? देखिए नैब ने केस बनाया था, बिल्कुल नैब जिम्मेदार है और ये इदारों के सामने है जो इदारे हमारे जिन्होंने। लेकिन जो चीज सरफेस हुई है उसमें तो सामने आ रहा है कि नैब का तो इतना रोल ही नहीं था जितना वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम था जिसको हेड वाजिद ज़िया कर रहे थे, और उस जीआईटी को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया जिसमें मॉनिटरिंग जज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन को लगाया गया था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जीआईटी बनी और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। लेकिन अब बताइए ना कि हमारे मुल्क और फैसला लिखने वाले भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे। अभी तो फैसला करने वाले देखिए ना, ये जो हम सबको मिल के बैठ के, अगर हम पॉलिटिशियन एक दूसरे की मुखालफत में ऐसे केस बनाते रहेंगे तो मुल्क कहाँ जाएगा? मुल्क तो तनज़्ज़ुल का शिकार हो गया है। ये सारे मामले जो हो रहे हैं हमें कब सोचना है, ये नहीं सोचना। हमारे इदारों को भी अपनी मर्जी से फैसले करवाते हैं, तो ये हम सबको बैठ के इदारे भी सोच रहे होंगे कि क्या होते रहे फैसले। आप देखिए एक डिक्टेटर आया, उसने उनको कह दिया गया कि नहीं जी आप तो अमेंडमेंट भी कर लें कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे मुल्क में, और ये अदालतों के थ्रू हुआ है सारा कुछ। अदालतों को खुद, अब ये देखिए ना हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत दबंग
तरीके से वो बातें कर रहे हैं। आज जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का केस जो है 11 साल का जो रेफरेंस है वो भी सुनाया जा रहा है। तो ये पुराने, लेकिन शेख साहब अभी ये फैसला होना बाकी है कि मियां साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे। जी हाँ, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा। हम तो बड़ी तवक्को कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो बड़े काम वही जो सिलसिला 2017 में रुका था तरक्की का, और जो पाकिस्तान जिस तेज़ी से लोगों में कॉन्फिडेंस था वो बरकरार होगा। हमें तो पूरी तवक्को है जी कि देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को किस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हर जगह तमाम पार्टियाँ उनके साथ मिल रही हैं, हमारे साथ आके मिल रही हैं। इसकी वजह वैसे पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह पॉपुलैरिटी है या कोई रियासती इंतजाम मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? मेरे ख्याल में आप लोगों के पास सारे मामलात हैं। हर जगह जहां मियां साहब जो गए लाहौर में आए, आप जो भी कुछ कहते रहे, है ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग पॉपुलर, पीपल पार्टी पंजाब में किस जगह। शेख साहब जो कुछ आपके अगेंस्ट 2018 में हुआ, 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो कुछ हुआ, आज किसी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वो सब कुछ हो, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे या एंडोर्स करेंगे कि ऐसे होना चाहिए? मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में तमाम पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, बराबर इलेक्शन मुनसफाना और फेयर होने चाहिए, और वो नज़र भी आना चाहिए फेयर होते। लेकिन अगर कोई भी किसी पार्टी का किसी ने जुर्म किया है, कोई कन्विक्ट है, तो वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। बाकी पार्टियों को तो बिल्कुल हर पार्टी को होना चाहिए। हर पार्टी में मोहब्बे वतन है, हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो कुछ 9 मई में हुआ ना, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और जो कन्विक्ट हैं, जो साबित हो रहा है, वो तो इलेक्शन में। लास्टली मुझे बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सकेगा शेख साहब? लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ कमी है, मैं तो समझ मुझे नहीं आ रही। ये जो बात करते हैं लेवल, कोई सबूत तो दे दे ना। देखिए पीपल पार्टी वाले ज़्यादातर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ इनका मुआहदा है। आइए बैठ जाएं हमारे साथ, हमें बताएं कि कहाँ PMLN उनसे ज़्यादती करे। अभी खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं असम्बली में बैठा था तो उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने की जो हुकूमत की है वो हमारे ज़्यादा करीब रहे हैं निस्बत मुस्लिम लीग नून के। खुद बिलावल भुट्टो, अब क्या बात आज कर रहे हैं? अच्छा, इस बात का जवाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेंगे शेख साहब। मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पत्थर पर लकीर होने और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से महज 2-4 रोज कबल तक इलेक्शंस के हवाले से शकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। ये शकूक कोई और नहीं खुद ही मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कदावर सियासतदान पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्हें ना तो इलेक्शन से मुताल्लिक बात करते हुए किसी चीज़ का खौफ महसूस होता है और ना ही उन्हें अदालत में तलबी का डर है। आला अदलिया के हुक्म के चंद रोज बाद तक तो इलेक्शन के हवाले से खामोशी तारी रही, लेकिन कुछ अयाम गुजरने के बाद इलेक्शन ताखीर से कराने के लिए मुख्तलिफ जवाज घड़े जाने लगे। कुछ महीने कबल तक जो पार्टी सबसे ज्यादा इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए पर तोल रही थी और अपनी मुहिम इसी बुनियाद पर चला रही थी, गुज़श्ता रोज उसी जमात के शरीक चेयरमैन ने इलेक्शन 8 से 10 रोज मुलतवी करने को मामूली बात कहा है। साबिक सदर की बात जब खबर बनी और यह खबर शह सुर्खियों की जीनत बनी, तो आज पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटी है, क्योंकि आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने वालिद के बयान को जस्टिफाई किया। तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया। वालिद साहब, ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे। इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिसी क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं या बिलावल भुट्टो साहब करता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी जमहूरियत के साथ हम चलते हैं। हम सिर्फ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में बात नहीं करते, इंटरनली भी पार्टी में बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल्स के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पे जो भी फैसले होते हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, उसमें हमारी लीडरशिप बैठती है, चारों सूबों के नुमाइंदगान बैठते हैं और डिलिब्रेशंस होती हैं।
और उसके बाद जाके बहुत सारे फैसले जो हैं उनके ऊपर एक यकसा एक रद्द अमल आता है और एक जामा फैसला देखिए, अब आता है। 8 फरवरी यहाँ को पर कोई इलेक्शंस one होने man या show नहीं है। होने, पीपल्स पार्टी की राय तकसीम है। नहीं जी, इसमें कोई राय तकसीम नहीं है। गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि 8-10 रोज आगे भी हो जाते तो डजेंट मैटर। बिलावल साहब ने कहा कि भी 8 फरवरी से एक दिन भी आगे जाएंगे तो सबसे पहले वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए जी, आप आसिफ अली जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू में से एक जुमला उठा के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप उसको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ले जो सवाल उनसे पूछा गया है। उनसे सवाल पूछा गया सिक्योरिटी हालात के हवाले से जो चंद एक इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। उस पर यह सवाल का ये जवाब था कि अगर उन इलाकों के अंदर ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है जो इस बात की इजाज़त दे कि वहाँ पर इलेक्शंस हों, तो उसमें अगर डिले होता है उस वजह से तो शायद वो कंडोन हो सके। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आसिफ अली जरदारी साहब के हाँ है, लेकिन बिलावल साहब ये फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार नहीं है। मैं सवाल तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए जी, फ्लेक्सिबिलिटी तो है अपनी जगह पर, क्योंकि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने थे। हमारी डिमांड यही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो पाए तो हमने ये डिमांड करी कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दें। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जो बार बार इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही थी। कोई और जमात नहीं कर रही थी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो। ये बात आपकी दुरुस्त है शर्मिला फारूकी साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े शद्दोबद से मुतालबा किया कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइमली एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस हो। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन यही था और ताज्जुब का बाइस भी था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कैसे कह दिया कि 8 से 10 रोज डिले होता भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो थी जो डिमांड कर रही। देखिए जी, आईनी तौर पे तो इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए थे। उससे एक दिन भी आगे ये आइन से मुनहरफ हो रहा है, जो कि हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। 90 दिन में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर चंद एक इलाकों में पाकिस्तान के किसी सूबों में सिक्योरिटी, आज आपने देखा कि क्या हुआ, हमारे 23 नौजवान शहीद हुए हैं। अगर इस किस्म के हालात होते हैं किसी इलाके के अंदर या किसी खत्ते के अंदर, तो फिर आप मुझे बताइए कि वहां पर इलेक्शंस कैसे होंगे? क्या ये बात हो सकती? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें आपकी मेरी राय या आइन फिर उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन है जी, बिल्कुल 2008 और 2013 में भी सिक्योरिटी सिचुएशन थी, बावजूद इसके इलेक्शंस हुए। बहुत बड़ी जी 2008 और 2013 में भी सिक्योरिटी सिचुएशन थी, नागुफ्ता पे सूरत हाल थी, इलेक्शंस बिल्कुल हुए। देखिए 2008 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है तो उसके बाद इलेक्शंस एक माह डिले हुए। अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं था ना, आइन में तो वो एक तारीख दी हुई है, एक मुद्दत दी हुई है, उसी के अंदर आपने, लेकिन गैर मामूली हालात थे। बीबी शहीद हो गए। मैं अगर इसको सब अप करूं, जो मैं समझाऊं, मतलब मैं जरा व्यूअर्स को भी समझ आ जाए ना कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं इसको सब अप कर देता हूं। आप ये कह रही हैं कि आप क्योंकि 90 दिन से मामला आगे निकल गया है तो 8-10 रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब निकल ही गया है मामला तो 8-10 रोज और डिले हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये कह रही हैं? मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रही, मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रही। आपने ये बात उठाई कि 2008 में भी गैर मामूली हालात थे, 2013 में भी गैर मामूली हालात थे, बिल्कुल थे। तो जब बीबी साहिबा की शहादत हुई तो इलेक्शंस एक माह डिले हुए बिकॉज गैर मामूली हालात थे। और उसके बाद और उस वक्त भी जब सबने कहा हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का। उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्शंस चाहते हैं और सब इलेक्शंस में आए। ये याद होना चाहिए आवाम को, और याद है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि कौन लाडला इस वक्त, या किसके साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है? देखिए, हर वक्त में, हर मौके पे, हर अदवार में कोई ना कोई लाडला होता है। इमरान खान तो लाडले थे और लाडले हैं, अब एक नए लाडले की भी तैयारी की जा रही है। नहीं, लेकिन यही सवाल जब आसिफ अली जरदारी साहब से हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, लाडले से मुराद इमरान खान है, वो नवाज शरीफ की नहीं है। बिलावल साहब कहते हैं नहीं, लाडला नवाज शरीफ है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक नारा लगाया जो उनको उनके बकौल लियारी के कुछ दोस्तों ने भेजा था और बराह रास्त अटैक नवाज शरीफ साहब के ऊपर था। यानी बिलावल साहब क्या लाडला नवाज शरीफ है, जरदारी साहब क्या लाडला कम से कम नवाज शरीफ नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है ना, उनका बड़ा ज़र्फ है।
उनकी जो मफाहमत की पॉलिसी है उसको तो सब सराहते हैं, उनको तो मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। वो तो अपना बड़कपन दिखा रहे हैं कि वो नाम नहीं ले रहे। आपको याद होगा उन्होंने उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाया, पीडीएम में बैठे, सपोर्ट किया 2014 के अंदर, जिन लोगों ने कहा था कि हम पेट फाड़ के पैसा निकाल लेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम लाड़काना की सड़कों के ऊपर उल्टा टांग देंगे। तो उन्होंने तो उन लोगों के साथ भी मफाहमत की, हाथ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत की और यह समाअत बिलावल भुट्टो की दरखास्त से पहले ही लाइव नशर किए जाने का फैसला भी हो चुका था। इसी वजह से आज ये समाअत मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के जरिए देखी और सुनी गई। आज केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अदालती कार्रवाई देखने के लिए कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज पर पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने बराह रास्त कार्रवाई नशर करने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने केस में फरीक बनने की दरखास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से मुतालबा किया कि आपकी दरखास्त से पहले हमने लाइव नशरियात का फैसला कर लिया था, हर कानूनी वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत उसको भी अब भी चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। रेफरेंस 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सदारती रेफरेंस में सदर साहब हमसे क्या चाहते हैं, कौन से सदर ने यह रेफरेंस फाइल किया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर ये रेफरेंस भिजवाया था। दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी रोस्टम पर आए और नसीम हसन शाह के एक अखबार में इंटरव्यू का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि क्या आप जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इन्हिसार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21 अप्रैल 2011 को सदारती हुक्मनामा जारी किया गया था और सदारती हुक्मनामे के जरिए भुट्टो रेफरेंस के सवालात फ्रेम किए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे वो, और जजेस ने जाती वजूहात पर समाअत से माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस पे फैसला सुना चुकी और नजर सानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजर सानी नहीं सुन सकती। एक मामला खत्म हो चुका है। अदालत को यह तो बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल क्या है। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर ने फारूक नाइक से मुकालमा किया कि आप अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजरसानी नहीं हो सकती। अब भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका है इसे दोबारा कैसे खोलें। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था, अदालत कानूनी सवाल देखेगी। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए। बादशाह अदालत ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का, केस में 9 अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का फैसला भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है और उनकी मुआविनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। वो अदालत की मुआविनत के लिए तहरीरी जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मुआविनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। अदालती मुआविनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि जियो न्यूज़ के पास जुल्फिकार भुट्टो केस से मुतालिक इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, जबकि अदालत ने जस्टिस जनाब पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है और अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। आज केस की समाअत के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात की और कुछ खदशात का इजहार भी किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ। अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था। चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। जस्टिस काजी फायजी साहब जहां सुप्रीम कोर्ट में पड़े बहुत पुराने केसेस को मेरिट पर सुन रहे हैं, वहीं उनके अपने ही साथी जजेस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कार्रवाई पर कुछ सवालात उठा रहे हैं।
गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल हसन ने खत के जरिए कुछ खदशात का इजहार किया, तो वहीं आज जस्टिस मज़ार अकबर नकवी ने अपनी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेंडिंग दरखास्त के हवाले से एक खुला खत तहरीर किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इरसाल किया। और इस खत में जस्टिस मज़ार अकबर नकवी लिखते हैं कि मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई को चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूँ। मेरी साख नुमाया, जबकि मेरे ओहदे की साख और भी नुमाया है। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और गैर आईनी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ मेरी दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दरखास्तें मुकर्रर होने के बावजूद मुझे गुज़श्ता शब काउंसिल इजलास का नोटिस मिला। हमारी बदकिस्मत तारीख में पहली बार होगा कि दरखास्तें ज़ेर इल्तवा होने के दौरान काउंसिल कार्रवाई जारी रखे। आईनी दरखास्तें मुकर्रर होने के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। उन्होंने खत में मजीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बचे कुचे वक़ार पर आम हालात में यह खत लिखने की जरूरत पेश ना आती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ चलने वाले रेफरेंस की गलत मालूमात हैरान कुन है। इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड के लिए खत तहरीर कर रहा। ऑडियो लीक्स तनाज़े के बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ खत लिखा और जज को इस्तिस्ना के बावजूद असासे डिक्लेयर ना होने की बुनियाद पर जुडिशल काउंसिल में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या जज के साथ इम्तियाजी सलूक की कोई कानूनी या अखलाकी वजह है? मेरा मसला अब सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इदारे का मसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए खड़ी नहीं होगी? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अकबर नकवी उठा रहे हैं कि जिस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगला इजलास जो है जल्द ही होने जा रहा है, उस हवाले से तारीख भी सामने आ गई है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इस कार्रवाई को जारी रखने का फैसला किया है। शो कॉज नोटिस का जवाब पै दर पै दिया गया, लेकिन नोटिस का जवाब देने की बजाय मजीद शिकवों का इजहार अब ख़त व किताबत की सूरत हो रहा है। देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।